नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मिस्र में आज यानी कि सोमवार को गजा पीस समिट होने जा रहा है और लंबे समय से हमास और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध को खत्म करने के लिए यह बैठक काफी अहम है। इस मीटिंग में दुनिया के 20 देश शामिल होंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वार्ता की मिस्र के राष्ट्रपति के साथ मिलकर सह अध्यक्षता करेंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा युद्ध को समाप्त करने के लिए 20 पॉइंट का एक शांति प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर इजराइल ने सहमति जताई। वहीं हमास ने अभी भी आधी हामी भरी है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप आज पहले इजराइल पहुंचेंगे, इसी के बाद वो मिस्र का दौरा करेंगे। साथ ही आज ही इजराइल और हमास के बीच कैदियों की अदला बदली भी शुरू होगी। इस समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर कीर्तिवर्धन सिंह शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह समिट में शामिल होने के लिए मिस्र पहुंच चुके हैं। उधर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुना सकता है और सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश पर लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सोमवार को कोर्ट में पेश होंगे। इसके लिए लालू परिवार रविवार को ही दिल्ली पहुंचा। मालूम हो कि आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान भी किया जा सकता है। ऐसे में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव के अलावा लालू यादव के परिवार के कई सदस्य इस मामले में आरोपित हैं और ऐसे में कोर्ट से आने वाले फैसले पर नजर टिकी हुई है। अगर लालू परिवार आरोपी साबित होता है तो सियासी भूचाल आ सकता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए यह मामला एक राजनीतिक परीक्षा जैसा है। अगर अदालत का फैसला लालू परिवार के पक्ष में आता है तो ये आरजेडी और बिहार चुनाव, साथ ही साथ महागठबंधन के लिए बड़ी राहत होगी, खासकर ऐसे वक्त में जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि अगर फैसला प्रतिकूल रहा तो विपक्ष खासकर बीजेपी से चुनावी मुद्दा बना सकती है। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए सैफ अली आरजेडी नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। सैफ जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सैफ जी, जैसे कि हम कल भी चर्चा कर रहे थे और आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है लालू परिवार के लिए, क्योंकि आज राउज एवेन्यू कोर्ट एक बड़ा फैसला यहाँ पर सुना सकता है और अगर फैसला लालू प्रसाद यादव और परिवार के फेवर में आता है तो बहुत बड़ी राहत यहाँ पर आरजेडी के लिए मानी जा रही है। लेकिन अगर फैसला अनुकूल नहीं आता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की बात करें तो बड़ा मुद्दा इसे बना सकते हैं। क्या कहेंगे? फैसला कुछ नहीं आना है। फैसला इस केस में 2 बार इस केस को खोला गया, 2 बार इसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई, फिर करीब 15-17 साल बाद फिर इसको खोला गया है और इसमें कोई नया एविडेंस अभी तक उन्होंने नहीं डाला है। लोगों को पूछताछ कर रहे हैं बेवजह, जो पूछताछ पहले ऑलरेडी हो चुकी थी। तो कोर्ट पे हमें भरोसा है, पूरा विश्वास है। इस तरह 2 बार इसमें क्लोजर रिपोर्ट लगी है, इस बार भी इसमें क्लोजर रिपोर्ट लगी जाएगी, क्योंकि हमने चिंता मुक्त देखा है। आज लालू प्रसाद यादव जी तालकटोरा स्टेडियम में ऐसा घूम रहे थे जैसे लगे एकदम उनको कुछ इस बात की टेंशन ही नहीं। वकीलों ने उनको समझाया हुआ कि इसकी पोजीशन क्या है। बाकी इस मुद्दे पर वकील ही हमारे ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जिस केस में 2 बार क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है, 15 साल 17 साल पुराना केस है और कोई नया एविडेंस इसमें नहीं आया है। इसके लिए आज उसको फैसला यही होगा कि इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। अच्छा सैफ जी, वहीं बात करें तो विपक्ष की तरफ से लगातार ये भी कहा जाता है कि जब इस पूरे मामले में टिप्पणी की बात आती है तब तो एक के बाद एक बड़े बड़े बयान निकलकर सामने आते हैं, विवादित बयान भी यहाँ पर दिए जाते हैं इस पूरे मामले को लेकर, और जब कोर्ट में पेशी की बारी आती है तो लालू प्रसाद यादव अपनी बीमारी का हवाला दे देते हैं या व्हील चेयर पर नजर आते हैं। तो आप के जो यहाँ संवाददाता है, अभी तक लालू यादव जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है क्या? अगर वो अच्छे होते तो प्रेस, इतना मीडिया उनको के चाहते हैं और मीडिया को वो भी बहुत चाहते हैं, तो मीडिया के सामने अभी तक तो उन्होंने कुछ ऐसा बयान नहीं दिया, बोल नहीं पाते हैं ठीक से। बीमार तो है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, एनर्जी लेवल अभी तक मैच नहीं किया है किडनी का और उनके बॉडी का, डॉक्टर्स की रिपोर्ट बताती है, ये हम नहीं बता रहे हैं। तो बीमार है, व्हील चेयर, वो 10-15 कदम से ज्यादा वो चल नहीं पाते हैं, तो इसलिए उनको 2-4 कदम तो चल लेते हैं, उससे ज्यादा वो चल नहीं पाते हैं। इसके लिए व्हील चेयर पे कोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट और पार्किंग से डिस्टेंस लंबा है,
इसके लिए वो व्हील चेयर का यूज करते हैं। आज सुबह सुबह ठीक है। मॉर्निंग वॉक पे भी देखे हैं वो। आप कहिए तो आपको मैं वीडियो भेज देता हूँ। आज सुबह वहाँ तालकटोरा स्टेडियम में गए और मॉर्निंग वॉक किया उन्होंने। सुबह सुबह एकदम सूरज निकलने से पहले के मॉर्निंग वॉक का वीडियो हमारे पास है। और उनको इस बात की कोई टेंशन नहीं है। उन्हें पूरी तरह पता है कि हमने कुछ गलत कभी नहीं किया। ठीक है सैफ जी, एक तरफ लालू परिवार के लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ये फैसला सुना सकता है। फैसला चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो वो तो बात की बात है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो महागठबंधन के लिए भी आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि आज कुछ ना कुछ सहमति यहाँ पर बन सकती है। सहमति बने हुए मैं कल भी बोला 2 महीने पहले बन चुकी है। हाँ 2-4 सीटों के एक्सचेंज का मामला था, वो भी रात को सुलझा लिया गया। जो सीटें कांग्रेस लड़ी है वही लड़ेगी, उनको दूसरी सीटें उसके बदले नहीं दी जा रही है। कांग्रेस चाह रही थी जो सीटें दी गई उसके बदले में कुछ अच्छी सीटें दी जाए। ठीक है, जिनको उनको लगता था कि हमें हारने वाली सीटें दी जाती। यानी आप कह रहे हैं कि सहमति बन चुकी है और आज बड़ा ऐलान होने की उम्मीद भी यहाँ पर जताई जा सकती है। हाँ। चलिए सैफ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लालू परिवार के लिए आज का दिन बेहद अहम है। लालू, राबड़ी और तेजस्वी के लिए आज कई मायनों में ये दिन बेहद खास है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट लैंड फॉर जॉब मामले में अपना फैसला सुना सकता है। वहीं महागठबंधन के लिए भी आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। आज सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा ऐलान होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने आखिरकार सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया। कुल मिलाकर 243 सीटों के इस समीकरण में नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच पहली बार बराबरी का गणित सामने आया। ये बराबरी इस बंटवारे का सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत है। अब तक बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं। 2020 के चुनाव में जेडीयू को बीजेपी से अधिक सीटें मिली थी। हालांकि नतीजों में बीजेपी आगे निकल गई थी, लेकिन इस बार 101 का बंटवारा इस बात का प्रतीक है कि बीजेपी ने अब जेडीयू को बराबरी की साझेदार मान लिया है, न कि वरिष्ठ सहयोगी। ये बीजेपी की ओर से स्पष्ट संकेत है कि वो बिहार की राजनीति में नीतीश पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि सत्ता संतुलन बनाए रखने के लिए अगले चरण में नेतृत्व की स्थिति हासिल करने की तैयारी कर रही है। वहीं बात चिराग पासवान की करें तो उनकी ताकत बड़ी है। पिछले चुनाव में एलजेपी रामविलास खेल बिगाड़ने की भूमिका में थे, जिस कारण जेडीयू को काफी नुकसान हुआ था। इस बार 29 सीटें देकर एनडीए ने चिराग पासवान को बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। भाजपा अब उन्हें दलित चेहरा और युवा ऊर्जा के रूप में प्रमोट करना चाहती है। इन सीटों की बढ़ोतरी से एलजेपी का महत्व बढ़ा है और चिराग पासवान एनडीए के तीसरे ध्रुव के तौर पर उभरे हैं। यानी बीजेपी जेडीयू के बाद चिराग अब एक मुखर सहयोगी बन चुके हैं, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भाजपा के लिए भविष्य का निवेश है। जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में एक दिवसीय शिक्षा चिंतन शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश भर से पूर्व वीसी, पूर्व रजिस्ट्रार, शिक्षा विभाग के अधिकारी और मौजूदा समय में प्रोफेसर पहुंचे। तो कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला में एक दिवसीय शिक्षा चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन जाट धर्मशाला प्रधान कृष्ण श्योगद की अगुवाई में किया गया है और प्रदेश भर से पूर्व वीसी, पूर्व रजिस्ट्रार, शिक्षा विभाग के अधिकारी और मौजूदा समय में प्रोफेसर यहां पर पहुंचे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला के प्रधान कृष्ण श्योगत ने बताया कि शिक्षा आज के समय में सबसे ज़रूरी है और हमारा सभी का प्रयास है कि जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, जो शिक्षा से वंचित रहते हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए और हर कोई शिक्षित हो सके। उन्होंने कहा कि जो बच्चे आर्थिक तौर पर परिवार से कमज़ोर हैं, वो बड़े शहरों में कोचिंग लेने के लिए नहीं जा सकते। उनके लिए यहाँ पर किस प्रकार से शिक्षा दी जाए, लाइब्रेरी बनाई जाए, इन बातों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हम अन्य संस्थानों के भी संपर्क में हैं ताकि गरीब परिवारों के बच्चे अच्छे कोचिंग लेकर नौकरी प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि ये सब फ्री होगा। बच्चा शिक्षा, जो अच्छा और काबिल बच्चा होगा, वो फ्री में शिक्षा ले पाएगा और यहाँ पर रहने और खाने का भी प्रबंध होगा। बीते दिनों पुलिस के बड़े आईपीएस अधिकारी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी और इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तो वहीं दूसरी ओर मामले में जातिवाद और राजनीति की भी एंट्री हो चुकी है। वहीं आज कुरुक्षेत्र के अंबेडकर चौक पर बेगमपुर टाइगर फोर्स कुरुक्षेत्र व अन्य जिलों की टीम ने आईपीएस अधिकारी के आत्महत्या मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न होने और आपको बता दें कि गिरफ्तारी न होने के विरोध में प्रदर्शन किया। जातिवाद का पुतला फूका गया। बेगमपुर टाइगर फोर्स के सदस्य अशोक कुमार ने कहा कि 2021 से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। इसके बारे में उन्होंने एक शिकायत भी दी थी, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में बेगमपुर टाइगर फोर्स ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसका खामियाजा आज समाज को बड़े ईमानदार और निष्ठावान अधिकारी के खोने से हुआ है।
तो फोर्स ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि जब एक आईपीएस अधिकारी की सुनवाई नहीं हो रही तो आम आदमी की कहां तक सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज देश विदेश में जातिवाद इतना हावी हो चुका है कि एक आईपीएस को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा समाज अगर सड़कों पर उतर आया तो सरकार को 2 अप्रैल 2018 का वो मंजर दोबारा दिखाई देगा। 2021 से प्रताड़ित था, उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी थी हरियाणा सरकार को, पर उस एप्लीकेशन पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने उस टाइम भी ज्ञापन सौंपे हरियाणा सरकार को कि भाई हमारे एक आईपीएस अधिकारी हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है 2020-21 से, परंतु सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसका खामियाजा समाज को ये भुगतना पड़ा है कि एक आईपीएस अधिकारी ऐसे नहीं बनता, भैया ऐसे ही घर से उठ के आईपीएस बन गया। बड़े जोर लगते हैं उसके लिए, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक माँ जब बच्चे को पालती है ना तो उसको पता है कितना बड़ा करती है वो। और आज समाज ने एक होनहार और एक आईपीएस अधिकारी को खोया है। 2021 घर बंधु पहुंचे ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਆਪਣੇ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਬੰਦੋ ਪਹੁੰचे ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਦर्शन ਨੂੰ लाइव इनको प्रताड़ित किया गया है इनके ऑफिसरों ने, तो उसके लिए हम एक डिमांड रखते हैं सरकार से और उससे, भाई इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और ये तुरंत प्रभाव से पद से हटा देना चाहिए और इनको जो है इनकी सख्त इंक्वायरी करके इनको अंदर करना चाहिए। उसके बाद हम जो है ना इस वजह से हम अपना एजिटेशन कर रहे हैं। तो हमारी पूरी डिमांड है सरकार से भी, सभी से, इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तब हमारे संतुष्टि मिलेगी। इनको प्रताड़ित किया गया है इनके ऑफिसरों ने, तो उसके लिए हम तो पूरन मामले में महापंचायत का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। आईपीएस पूरन ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी और अब इस पूरे मामले में राजनीति भी जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि डीजीपी को हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम यहां पर दे दिया गया है। तो आईपीएस पूरन कुमार की मौत पर सियासत और राजनीति दोनों गरमाई हुई है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आईपीएस पूरन कुमार की मौत पर सियासत होती हुई भी नजर आ रही है, दूसरी तरफ सड़कों पर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और डीजीपी को 48 घंटे में हटाने की मांग यहां पर की जा रही है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए कल एक महापंचायत होती है चंडीगढ़ सेक्टर 20 के गुरु रविदास मंदिर गुरुद्वारा के अंदर, और उसमें जो है 31 सदस्य की जो पंचायती सदस्य उन्होंने एक अल्टीमेटम हरियाणा सरकार को दिया है कि आकर 48 घंटे के अंदर डीजीपी सत्यजीत कपूर को नहीं हटाया गया और रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारनिया को गिरफ्तार किया गया। तो बड़ा उग्र प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को भी अल्टीमेटम दिए गए। साथ ही साथ एक जो सिट बनाई गई है चंडीगढ़ पुलिस द्वारा, उसके अंदर 6 सदस्य जो रखे गए हैं, उसकी जांच भी कर दी गई है। जांच के अंदर सबसे पहले जो है हरियाणा सरकार को नोटिस दिया गया है, तो साथ साथ आईपीएस पूरन कुमार के परिवार को नोटिस दिया गया कि 6 दिन हो चुके हैं और अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी की शिनाख्त के लिए परिवार को भी नोटिस दिया गया है। साथ साथ जो प्रदर्शन की बात करें तो एक राजनीति की बात करें तो हरियाणा के साथ साथ पंजाब के अंदर भी राजनीति गर्मा गई है और हरियाणा पंजाब के जो है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या आम आदमी पार्टी सरकार हो, वो पूरी तरह से आईपीएस पूरन कुमार के सपोर्ट में आ चुकी है। अमित की सपोर्ट में आ चुकी है। उन्होंने भी कहा है कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और हम परिवार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। इसी एवज में कल देर रात जो है पूरे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार ने और कुछ मंत्रियों ने, नेताओं ने जो है एक कैंडल मार्च भी निकाला गया था। जी विनोद, वहीं अगर इस पूरे मामले की बात करें तो जो सुसाइड नोट बरामद हुआ था उसमें कई और अफसरों के नाम मेंशन किए गए थे, उनके खिलाफ क्या किसी तरह का कोई एक्शन यहाँ पर अब तक लिया गया है? क्योंकि डीजीपी को हटाने की लगातार मांग यहाँ पर की जा रही है, सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, 48 घंटे का अल्टीमेटम भी यहाँ पर दे दिया गया है।
देखिए सबसे बड़ी बात है एक जो सुसाइड नोट जो है वो एक जब मिला है, और एक आजकल एक फोटो वायरल भी हुई है पूरन कुमार की, जो उन्होंने सुसाइड किया था एक बंद कमरे में नीचे में, और टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। और साथ साथ जो 14 से 15 लोगों के जो नाम हाई लेवल के, वो भी IPS और IAS अधिकारी हैं, उनके नाम भी आ रहे हैं। परंतु मुख्यतः रूप से अगर बात कर ले तो DGP मौजूदा सत्यजीत कपूर और SP के मामले को लेकर लोग ज्यादा ही इस मामले को ज्यादा उठा रहे हैं कि उन दोनों को लेकर, क्योंकि उनके तो नाम जो है वो सिर्फ पहले कभी आए थे, चाहे बड़े अफसर हो चाहे बड़े IPS और IAS अधिकारी, परंतु मुख्यतः DGP और SP को लेकर राजनीति भी गरमा रही है, और जो महापंचायत उसमें भी सब कड़े संज्ञान लिए हुए हैं। चलिए विनोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो IPS पूरन कुमार की मौत पर सियासत गरमाई हुई इस वक्त नजर आ रही है। लोग भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। DGP को हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम यहां पर दिया गया है। महापंचायत का ऐलान भी यहां पर कर दिया गया है। यानी कि इस पूरे मामले में सियासत और राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। वहीं डिजिटल युग में तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, खासकर जब तकनीक का इस्तेमाल गलत नीयत से किया जाए। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सतरिया गांव से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें समाज, कानून और सोशल मीडिया की भूमिका पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल सतरिया गांव के निवासी पुरुषोत्तम कुशवाहा नामक युवक ने गांव के ही एक अन्य युवक अन्नू पांडे की एक तस्वीर बनाई, जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जनरेट की गई थी। इस तस्वीर में अन्नू पांडे के गले में जूतों की माला पहनाई गई थी। ये फोटो जानबूझकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। देखते ही देखते ये तस्वीर पूरे गांव में चर्चाओं का विषय बन गई। इस अपमानजनक और भड़काऊ तस्वीर से माहौल गर्मा गया। गुस्साए लोगों ने गांव में पंचायत बुलाई और फिर जो हुआ वो मानवता को झकझोर देने वाला था। पंचायत ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के युवक पुरुषोत्तम कुशवाहा को सरेआम बुलवाया और सजा सुनाई। सजा के तौर पर उसने अन्नू पांडे के पैरों को सार्वजनिक रूप से धोया और उसके ऊपर 5100 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वायरल वीडियो न केवल युवक की बेइज्जती को बढ़ा गया, बल्कि समाज में जातिगत तनाव और सामाजिक विभाजन को भी गहरा कर गया। घटना के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सैकड़ों लोगों ने विरोध जताया। लोगों ने रैली निकाली और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए भी ये प्रदर्शनकारी नजर आए। ये थाना पटेरा अंतर्गत जो गांव है उसमें एक व्यक्ति का एक AI जनरेटेड फोटो सबसे पहले जहां से शुरुआत होती है इस घटना की, तो AI जनरेटेड फोटो जिसमें उसको जूते की माला पहने हुए दिखाया जा रहा है, उसको लेके एक विवाद की स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई। उसके बाद उसमें जो व्यक्ति जिसके गले में ये माला पहनाई गई थी, उसने और दूसरे समाज के व्यक्ति से जब आपत्ति ली तो उसको लेके एक गाँव में पंचायत हुई। उसमें कुशवाहा समाज और ब्राह्मण समाज के लोग पंचायत में इकट्ठे हुए। उस व्यक्ति से माफ़ी मंगवाने के लिए वो जो पैर धोते हुए जो वीडियो है वो कल सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। तत्काल उस पर एक्शन लिया गया है। FIR लिखबद्ध की गई है। 4 नामजद आरोपी हैं, अन्य आरोपी हैं। वीडियो के आधार पर हम पहचान कर रहे हैं। ये थाना पटेरा अंतर्गत माहौल गड़बड़ा गया था। कल ग्राम सदरिया थाना पटेरा अंतर्गत एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें एक अन्य व्यक्ति के पैर धोते हुए दिखाई दे रहा था। उस वीडियो को तत्काल संज्ञान लिया गया था। SP सर ने उसमें तत्काल थाना प्रभारी SDO को निर्देशित किया गया था। इसमें उस पूरे पक्ष की जानकारी ली जाए, उसकी जाँच की गई और कल रात में ही उसमें हमने FIR लिखबद्ध की है। उसमें कुल 4 नामजद आरोपी और अन्य आरोपी को उसमें FIR में आरोपी बनाया है। क्योंकि प्रथम दृष्टया उस वीडियो में BNS की धारा आकृष्ट हो रही, क्योंकि उसमें एक पैर धोते हुए एक व्यक्ति दिख रहा है। इस घटनाक्रम के पीछे जो कहानी निकल के आई है वो ये है, सतरिया गांव में चूँकि शराबबंदी पहले से लागू है और एक व्यक्ति जो उसमें अनुज पांडे है, उसने 3-4 दिन पहले गाँव में शराब पी के कुछ उत्पात मचाया था, तो उसको लेके माफ़ीनामा उससे मंगवाने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि उस गाँव में शराबबंदी लागू है। के पास गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के दोनों पैरों में गोली लग गई। वहीं उसका साथी जो कि मुठभेड़ के दौरान भागने का प्रयास कर रहा था, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे धर दबोचा। तो गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाना पुलिस कनावनी इलाके में चेकिंग कर रही थी कि तभी उन्हें मोटरसाइकिल पर 2 युवक संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें जब रोकने का इशारा किया तो वो मोटरसाइकिल को दूसरी दिशा में तेज गति से भगाते हुए मौके से फरार होने लगे। पुलिस के द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो कुछ दूर जाकर उनकी मोटरसाइकिल खरंजे पर फिसल गई, जिससे वो दोनों गिर गए। अपने आप को पुलिस से घिरता देख मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों ने अपने पास रखे अवैध 315 बोर के तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पूछताछ में उसने अपना नाम अमन उर्फ मोंटी बताया।
वहीं उसका एक साथी भी पुलिस के द्वारा मौके से पकड़ा गया। गाजियाबाद पुलिस ने आगामी त्योहारों से पहले अवैध पटाखों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इस क्रम में थाना मधुबन बापूधाम पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 10 बोरियां अवैध आतिशबाजी और पटाखे बरामद किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध आतिशबाजी लेकर इलाके में आ रहा है। सूचना के आधार पर थाना मधुबन बापूधाम की टीम ने घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ा। पूछताछ में उसकी पहचान शाकिर के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार शाकिर इन पटाखों को आगामी त्योहारों में बेचकर अधिक मुनाफा कमाना चाहता था। उसने ये पटाखे सस्ते दामों पर बाहर से खरीदे थे और उन्हें गाजियाबाद में बेचने की तैयारी में था, लेकिन पुलिस ने उसे पहले ही पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से अवैध पटाखों से भरी 10 बोरियां बरामद की। आरोपी से पूछताछ में यह भी सामने आया कि वो पहले भी इस तरह के अवैध कारोबार में शामिल रहा है। पुलिस अब इन पटाखों के स्रोत और उन्हें खरीदने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस का कहना है कि त्योहारों के दौरान अवैध पटाखों से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इस कारण पुलिस ऐसे कारोबारियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। दिनांक 12/10/2025 को थाना मधुबन क्षेत्र के अंतर्गत चौकी संजय नगर में साकिर शनाब चांद खां उम्र 31 वर्ष निवासी संजय नगर थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र नाम व्यक्ति को अवैध पटाखों के स्टोरेज बिक्री के संबंध में गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से कुल 4 लाख कीमत के अवैध पटाखे बरामद किए गए। इस संबंध में थाना मधुबन बापूधाम पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पूछताछ में साकिर ने यह बताया कि यह पटाखे वह अलीगढ़ से लाया था और आगामी दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए इसे बिक्री करने के फिराक में था। इस संबंध में अभी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 12/10/2025 दिवाली के मद्देनजर अवैध पटाखों के खिलाफ नोएडा पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर थाना फेज 3 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्टर 71 से एक आरोपी को लाखों रुपए के अवैध पटाखों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिहार निवासी रघुनंदन के रूप में हुई है। आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए गए, जिन्हें बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धाराओं के साथ साथ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये पटाखे कहां से लाए गए थे और किन किन स्थानों पर सप्लाई किए जाने थे। नोएडा पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि दिवाली के दौरान लाइसेंस शुदा व निर्धारित मानकों के अनुरूप पटाखों का ही प्रयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने साफ किया है कि अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।